अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। एक सवाल दिया था होमवर्क, आधा कर लिया था बोर्ड पे और बाकी आधा कहा था करने को, तो किया होना चाहिए था, किया भी होगा। अच्छा, जो सवाल ऑटम 9 उस दिन क्लास में आधा किया था, मैंने कर दिया था। PD1, PD2, PD3 पार्ट ए का आंसर क्या निकला था? एंड आंसर बताइएगा। एंड आंसर 160824982194 जी नहीं, और ये एक्चुअल थे और सबकी रिक्वायरमेंट भी क्या थी? अंडर ओवर अप्लाइड। तो अंडर ओवर अप्लाइड के लिए इनको कंपेयर करना था अप्लाइड के साथ। अब उसकी प्रेजेंटेशन ये बनती है, प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा मसला है, लेकिन सवाल की कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन में हमने अप्लाइड और एक्चुअल को कंपेयर करना है। एक्चुअल हम निकाल चुके हुए थे, पार्ट ए में निकल चुके हुए थे, ₹1000 चल रहे थे कि मिलियन? 1000। ये हो गए एक्चुअल एफओएच, पार्ट ए में निकल चुके हुए हैं। इनको कंपेयर करना है अप्लाइड से। अप्लाइड निकलेंगे OAR, तो OAR चूंकि गिवन नहीं था, तो हमें फिर OAR अलग से पहले निकालना पड़ेगा। OAR निकालना पड़ेगा, और OAR निकालने के लिए फिगर्स कौन सी इस्तेमाल होंगी? बजटेड वाली। तो वो हम लोग चले जाएंगे वर्किंग में। SD1 था, SD2 था, और जो बजटेड दिए हुए थे 1200, 2000, 2250, 600 जी, 700। और आपने जब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन अगर किया होगा, अगर, तो उसका आंसर क्या बना? 1565, 2511, 2674। OAR के लिए जो बेस है वो टेबल के आखिर में बताई हुई है। PD1 के लिए बेस क्या है? मशीन आवर्स। तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा बजटेड मशीन आवर्स से। डिपार्टमेंट 1 के बजटेड मशीन आवर्स कितने? 60,000। तो जो OAR बनेगा वो रुपीस पर मशीन आवर बनेगा। ये 3 जीरो साथ लगा देना, 26.1010। PD2 की बेस क्या थी? लेबर आवर्स। तो इसके बजटेड लेबर आवर्स कितने थे? 2 लाख। 12.5 पर आवर, 55। और PD3 की बेस क्या थी?
तो बजटेड मटेरियल कॉस्ट कितनी? 3 मिलियन। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस परसेंटेज में आंसर आएगा 89.13%। अब हमने जब अप्लाइड निकालने हैं तो इन OAR को इनको एक्चुअल से मल्टीप्लाई करना है। PD1 का OAR है 26.1 पर मशीन आर, तो अप्लाइड के लिए 26.1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्चुअल मशीन आर से। 60,157। दूसरे का OAR है 12.55 पर लेबर आर, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्चुअल लेबर आर से। 19 और रुपीज इन थाउजेंड में 2384, चले 5। और PD3 का OAR है 89.13%, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट से जो कि 3.2 मिलियन है, उसका 89.13% लेंगे 2852। और अप्लाइड और एक्चुअल के कंपैरिजन से, अच्छा ये हमारी मर्जी, हम जिसमें से जिसको मर्जी माइनस करें। वैसे मेरी तरफ से आपको गाइडेंस ये है कि अप्लाइड में से एक्चुअल माइनस करने की आदत रखें, आगे भी काम आएगी बात। अप्लाइड में से एक्चुअल माइनस किया करें, ये वेरिएंस वाले चैप्टर में भी ये फार्मूला आपको ऐसे ही काम आएगा। अप्लाइड माइनस एक्चुअल याद रखिएगा जी। 29 114 113 65 8। अब इसमें हमने कैलकुलेशन तो कर दी, अब ये बताना है पढ़ने वाले को कि इसमें से अंडर अप्लाइड कौन सा और ओवर अप्लाइड कौन सा है। अच्छा, प्लस माइनस से फैसला नहीं होता, फैसला अप्लाइड और एक्चुअल के कंपैरिजन से होता है। लेकिन हम लोग जब इसको लिख के किसी को बता रहे हैं तो हम ये बता रहे हैं कि हम चूंकि अप्लाइड में से इसको माइनस करने लगे हैं, हम अप्लाइड में से एक्चुअल को माइनस कर रहे हैं चूंकि, तो अगर अप्लाइड ज्यादा हुआ तो आंसर पॉजिटिव आएगा। देखिए इस वक्त जिस तरतीब से मैं बता रहा हूं, मैंने कहा अप्लाइड में से एक्चुअल माइनस करना याद रख लें आप। तो अगर इसमें से हम ये माइनस कर रहे हैं और अप्लाइड ज्यादा हुआ तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो ये ओवर होगा अंडर होगा? ओवर, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए ओवर। याद क्या रखना है कि पॉजिटिव ओवर होता है और नेगेटिव अंडर होता है। याद आपने अप्लाइड ज्यादा है तो ओवर, कम है तो अंडर रखना है। लेकिन लिखने के तरीके में प्लस माइनस बिल्कुल आगे पीछे हो सकता है। अभी इस वक्त जिस तरह से लिखा हुआ है अप्लाइड माइनस एक्चुअल, अगर अप्लाइड ज्यादा हुआ तो आंसर पॉजिटिव आएगा। इसलिए हम पढ़ने वाले को यह बता रहे हैं कि जिस पे ब्रैकेट लगा हो उसको ओवर अंडर समझ लेना, और जिस पे ब्रैकेट ना लगा हो तो ये अंडर है, ये ओवर। ये सिर्फ पढ़ने वाले को हम कम्युनिकेट कर रहे हैं कि जिस फिगर पे ब्रैकेट नहीं लगा हुआ वो ओवर है और जिस पे ब्रैकेट लगा हुआ है वो अंडर। ये ऑटम 9 है, अगर होमवर्क किया होता तो अच्छी बात है, नहीं किया तो ये मैंने आपके सामने फिगर दिखा दी। अच्छा, अब एक सवाल, अभी सिर्फ जबानी ही गुजार रहा हूं, होमवर्क है आपका, करने में और लगा हूं, लेकिन ये सवाल सिर्फ आपको जबानी दिखा के होमवर्क दे रहा हूं, देख लें एक बार, करना होमवर्क ही है। ऑटम 17, ऑटम 17 ओपन इंडस्ट्रीज पहुंचे? इसकी रिक्वायरमेंट देखें जरा। पार्ट ए, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से एक्चुअल ओवरहेड्स को बांटना है पहले, और पार्ट बी सेम रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब सवाल का डाटा देखें। पॉइंट नंबर 1 में जो टेबल दिया हुआ है, बजटेड चीजें भी दी हुई है, एक्चुअल चीजें भी दी हुई है। ओवरहेड बजटेड एक्चुअल दोनों दिए हुए, लेबर आवर्स बजटेड एक्चुअल दोनों दिए हुए। बस उसमें ऐसे ऐसे लिख के दिया हुआ था, इसमें ऐसे लिख के दिया हुआ है, बजटेड भी है और एक्चुअल भी है। वो जो ऑटम 9 था उसमें डिपार्टमेंट्स के नाम ऐसे लिखे हुए थे और बजटेड एक्चुअल बजटेड एक्चुअल बजटेड एक्चुअल लिखा हुआ था। अब डिपार्टमेंट्स के नाम ऐसे लिखे हुए और बजटेड एक्चुअल ऐसे लिखा हुआ है। सेम सवाल है, लेकिन एक थोड़ा सा स्टेप कम कर दिया आपको उस सवाल में। वो स्टेप ये कम कर दिया कि आपको जो बजटेड डाटा है वो इस शक्ल का देने की बजाय ये दिया हुआ है।
ये देखें जरा सवाल का टेबल, बजटेड वाले ओवरहेड्स देखिएगा, और स्टेरिक लगा के नीचे कुछ लिखा भी हुआ है जी। उन्होंने आपको ये वाला काम करके ये दिया हुआ है, बाकी ऐसे ही है कि ओआर भी निकालना है, एक्चुअल भी निकालने, अंडर ओवर अप्लाइड निकालना है, तो इसी का एक निस्बतन आसान वर्जन है। ये सवाल होमवर्क है, ऑटम 17 होमवर्क है, ऑटम 17 होमवर्क है। अभी मैं करता हूं बोर्ड पे स्प्रिंग 16 पढ़ लीजिए, स्प्रिंग 16 ओमेगा इंडस्ट्रीज पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे ओमेगा इंडस्ट्रीज। इसी के नीचे सवाल है ओमेगा इंडस्ट्रीज स्प्रिंग 16 10 का, पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। क्यों ये नहीं नजर? हाँ रिफिल होने वाला होगा फिर, नहीं नजर नहीं आ रहा क्या? चलो मैं चेंज कर देता हूँ। बाकी ठीक है ना, ये मैं रिफिल करा दूंगा। तो मैंने याद, हाँ तुम याद दे दिया आपने। ये दो भाई नहीं है, ये तो नहीं सही, ये खैर है, मैं रात को चल बात कर दें, कोई बात नहीं, इसी में रख लेना। अच्छा लाइट आने से लगता है आपका दिमाग भी रीस्टार्ट हुआ है, मैं दोबारा बता देता हूँ। एक सवाल कहा था पढ़ने को, कौन सा दोबारा बता देता हूँ, स्प्रिंग 16 कॉस्ट की बुक में ओवरहेड चैप्टर स्प्रिंग 16 ओमेगा इंडस्ट्रीज।
दोबारा से बताओ क्या कर रहे थे हम? हाँ जी, कैसे पता इस चैप्टर का सवाल है? ये ना डेटा से पता चल जाता होता है, ओवरहेड्स हैं, पीडीज हैं, एसडीज हैं, तो रिक्वायरमेंट से कंप्यूट प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड। लेकिन ये जो कंप्यूट प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड्स है ना, ये अगले चैप्टर का भी सवाल हो सकता है, ये इसके बाद पढ़ाने मैंने एक्टिविटी बेस्ड, ये उसका भी हो सकता है। तो ओवरहेड्स का सवाल है, ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, कैसे पता चल रहा है? टू प्रोडक्ट्स है, अल्फा और बीटा। और जो आपको टेबल दिया हुआ है ये बजटेड इंफॉर्मेशन है कि एक्चुअल है? एक्चुअल है, इसलिए रिक्वायरमेंट ए, कंप्यूट प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड फॉर अल्फा बीटा। अच्छा, आप जो पिछली क्लास में बात सिखाई थी ना कि अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाएं तो प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन बांटने के मैंने तरीके बनाए थे। ऑल्दो कि आपको वो ओएआर निकालना सिखाना था, एक पीडीज को वो 60-40 70-30 करके बांटा था, और पार्ट ए में क्या किया था? बहुत पुरानी बात, सैटरडे की बात है, नन्हे नन्हे दिमागों पे ज्यादा जोर ना डालें, पेजेस पलट के देख लें। जब मैंने मल्टीपल प्रोडक्ट्स का ओएआर निकाला था ना, तो उसका एक पार्ट ये किया था कि पहले एक लेबर आर का रेट निकाला, फिर उसको यूज करके प्रोडक्ट्स तक पहुंचा, और पार्ट बी ये किया था कि पीडीज तक पहुंच के फिर पीडीज के खर्चों को 60-40 70-30 में बांट दिया था। तो जब भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे तो इन दो में से कोई एक ही तरीका बनेगा। इस सवाल को पढ़ के ये तो पता चल रहा है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। अब हमें सवाल में खर्चे दिए हुए हैं पीडीज एसडीज के, तो उसको इवेंचुअली प्रोडक्ट्स तक लाना है। कौन से वाले तरीके से? उस सवाल की अगर बात करूं, दूसरा वाला। क्यों? क्योंकि इसमें उसने कह दिया कि आपने ये जो पीडीज में काम हुआ है, फैब्रिकेशन में जितने घंटे काम हुआ फैब्रिकेशन में, उसमें से 70% अल्फा के लिए है और 30% बीटा के लिए। अच्छा, ये हर दफा 60-40 और 70-30 नहीं होता, वो इत्तेफाक से सेम था। है वो जो मैंने सवाल कराया था उसमें भी 60-40 और 70-30 लिया था मैंने, वो इत्तेफाक से था, ये रूल नहीं है 70-30 और 60-40 का। और जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में काम हुआ टोटल 60-40 हुआ, यानी आपको पीडीज में जो टोटल घंटे काम हुआ वो प्रोडक्ट के रेशो बता दी, एक निशानी। दूसरी, क्या यहां पर कहा है कि यूजिंग लेबर आर रेट प्रोडक्ट्स में बांटना है? नहीं, तो इसलिए ये वो बी वाला तरीका है। कौन सा बी वाला तरीका? जो दो तरीके आपको बताए थे उनमें एक तरीका था जिसमें पहले कोई और रेट निकलेगा, फिर उसको यूज करके प्रोडक्ट्स तक पहुंचेंगे, और दूसरा तरीका बताया था कि पीडीज के खर्चों को प्रोडक्ट्स में बांट लेंगे। तो इस सवाल में ये दूसरा वाला तरीका लगेगा। ओके, तो हमने ये जो टेबल एक्चुअल दिया हुआ है इसमें पीडीज और एसडीज हैं, और फाइनली इनको अल्फा बीटा में लाना है, तो पहले वहां तक तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे जो पीडीज तक लाते थे। स्प्रिंग 16, अंग्रेजी बेसिस टोटल, क्या क्या है डिपार्टमेंट? फैब्रिकेशन, फिनिशिंग, क्वालिटी कंट्रोल और लॉजिस्टिक्स। और रुपीज मिलियन थाउजेंड
1000। ये टेबुलर मेहनत OAR निकालनी हो तो बजटेड डाटा है, अगर एक्चुअल खर्चे बांटने हो तो एक्चुअल डाटा है, काम सेम है। चले सबसे पहले FH कौन कौन सा है, तरतीब से चले। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर किस रेशो में गिवन है, टोटल कितना 3600, फैब्रिकेशन 1500, 1200, 500, 400। अगला फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का रेंट है, अवेलेबल में से क्या बेस्ट लग रहा है, फ्लोर एरिया। कितना है टोटल 2000, फ्लोर एरिया में बांटे 1000, 500, 300। सोल्यूशन देख रहे हैं, सोल्यूशन दे बताया। अच्छा अगला खर्चा पावर, तो पावर के लिए अवेलेबल में से क्या बेस्ट लग रहा है, किलोवाट आवर्स। टोटल कितना है 1200, किलोवाट आवर्स की रेशो में बांट लें 600, 480 जी, बस 48, 72। प्लांट की डेप्रिसिएशन, प्लांट की कॉस्ट ऑफ प्लांट, टोटल कितनी 9000, 4800, 3000 जी, 300, 900 और बस खत्म। $7,900, 5 1148 1572। अगला काम सेकेंडरी अपोर्शनमेंट, और सेकेंडरी अपोर्शनमेंट के लिए हमें देखना पड़ता है कि मसला कौन सा है। तो नो सपोर्ट है, वन वे सपोर्ट है कि टू वे सपोर्ट है, ये हमें टेबल के आखिर में जो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एसडीज है वहां से पता चल रहा है। तो वन वे सपोर्ट है, क्योंकि क्यूसी से लॉजिस्टिक्स को कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। तो अब अगर वन वे सपोर्ट है तो पहले उस एसडी को लाएंगे जो ज्यादा नेक है। कौन सा है, लॉजिस्टिक्स। किस रेशो में 60, 35, 5, और इसको हम यहां से करेंगे खाली 1572 और 60, 35, 5, 4, 9, 4, 3, 5, 5, 0, 79, 79। अच्छा, ये सारे बच्चे जो बोर्ड से देख के लिख रहे होते हैं, ये बोर्ड से देख के लिखना तो बेटा स्कूल में सीखा हुआ है, कैलकुलेट किया करें सारे। अगर आके बोर्ड से देख के लिख के चले जाते हैं तो इससे क्या सीखा, ये तो आपको स्कूल से आता है। कैलकुलेशंस किया करें सारे, मैं तेज आगे नहीं कर रहा हूं तो मैं रुक जाऊंगा, लेकिन कैलकुलेशन बेटे सारे किया करें। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि नोट ही ना किया करें, किया करें, कुछ लिखने की भी तो आदत हो।
अब बांटते हैं क्यूसी को 40 60 क्यूसी में टोटल कितना आ गया भाई 1227 491736 अरे ऊपर से आना है भाई 93346466 ये हो गए सारे एक्चुअल ओवरहेड्स दो पीडीज में, लेकिन हमें यहां से अल्फा बीटा तक पहुंचना है। अब इसको हम लोग अल्फा बीटा में ले जाएंगे इसी टेबल से आगे अल्फा और बीटा। तो फैब्रिकेशन को हमने बांट देना है, फैब्रिकेशन को जी 70-30 में 6 5 3 4 2800 और फिनिशिंग को 60-40 में 6 4 6 6 3 880 2 5 8 6। तो अल्फा और बीटा में एक्चुअल ओवरहेड्स बंट गए 10 414 5386। ये हो गया पार्ट ए। ये है जी पार्ट ए। जी इसमें कोई मुश्किल परेशानी? हाँ भाई। पार्ट बी। अच्छा पार्ट बी मैंने आपको भी अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं सिखाई तो कोई बात नहीं, इस सवाल की रिक्वायरमेंट को मैं कह रहा हूं प्रिपेयर जनरल एंट्रीज की बजाय कैलकुलेट। हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कैलकुलेट? नंबर 1 अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, नंबर 2 अंडर ओवर। तो अप्लाइड के लिए तो OAR चाहिए। OAR किधर? OAR किधर? ये एक्चुअल है ना, इसको थोड़ी डिवाइड करेंगे। दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है OIL एलोकेट्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स टू अल्फा एंड बीटा एट अ प्री डिटरमिन्ड रेट ऑफ, ये OAR है 1300 और 500 पर यूनिट। तो ये OAR पर यूनिट करके दिया हुआ है, इसीलिए आप देखेंगे तो आपको बजटेड डाटा नहीं दिया हुआ। पिछले सवाल में तो इसलिए बजटेड डाटा दिया था कि OAR खुद निकलवाना था, तो OAR दिया हुआ है। तो अप्लाइड कैसे निकलेंगे? OAR पर यूनिट दिए हुए हैं, एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। वो कहां है? वो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। तो पार्ट बी अप्लाइड कहां है कैलकुलेट करने को? तो अप्लाइड हो जाएंगे अल्फा का 1300 रुपए पर यूनिट है इनटू एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 8000, 500 पर यूनिट है इनटू एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो ये क्या बना? 104000 और ये
5000, ये आ गए अप्लाइड, और अंडर ओवर अप्लाइड निकालने हैं तो ये एक्चुअल 10414 और 5386। तो ये दोनों ही अंडर अप्लाई। जी स्प्रिंग 15 डन। चलें एक और करते हैं, आप आ जाएं स्प्रिंग 21 पे। स्प्रिंग 21 ब्राइट लिमिटेड, ब्राइट लिमिटेड। पहुंचे? पहले इसकी रिक्वायरमेंट देखें जरा। सेम। आप अगर सारे ही अच्छे बच्चे होते तो मैं आपको ये होमवर्क दे देता, लेकिन जो कि सुस्त बच्चे भी हैं बीच में, तो इसलिए मुझे ही बोर्ड पे करना पड़ेगा। नहीं यार, खुद कर लेंगे। अच्छा अगर आप इसलिए कह रहे हैं कि अभी छुट्टी दे, तो नहीं, मैं फिर अगला साल कराता हूँ। अच्छा मैं करवाता हूँ। मैं करवा दूं, चलो ठीक है मैं करवाता हूँ, पढ़ ले करते हैं। लेकिन फिर ना ये अभी कल परसों शायद तरसों भी, ये भी इसके 2-3 सवाल होमवर्क देके चलाऊंगा। खत्म हो गया चैप्टर?
तो खत्म हो गया ना, इसमें यही था बस, खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया ना, इसमें और क्या है, यही है बस। तो अभी एक दो सवाल इसके होमवर्क चलेंगे, मैं फिर अगला चैप्टर शुरू करा दूंगा, वो परसों वो भी खत्म कराना है फिर। अभी इसका सवाल बोर्ड पे कर रहा हूं, और एक दो सवाल होमवर्क चलेंगे फिर मैं अच्छा, होमवर्क के सवाल बेटे बहुत जरूरी होते हैं, और ये रिकॉर्डिंग वाले बच्चों को खास तौर पे कह रहा हूं कि वो ना सिर्फ, अगर आप लेक्चर सिर्फ सवाब समझ के सुन लेते हैं तो उसका फायदा नहीं है, आप लेक्चर नोट किया करें, सवाल लिख के सॉल्व किया करें, और होमवर्क भी आप सबको भी कह रहा हूं कि पूरा सवाल खुद सॉल्व किया करें। सवाल पढ़ते ही सोल्यूशन देख लें कि पता नहीं, मुझे नहीं लगता मैं कर सकूंगा, तो ऐसे नहीं होगी प्रैक्टिस। सवाल पूरा सॉल्व किया करें, और फिर वो सॉल्व करेंगे तो फिर डिस्कशन का फायदा होगा अगले दिन। चलिए पढ़िए, ब्राइट लिमिटेड करता हूं मैं बोर्ड पे। चलो, आपकी शक्लों से लग रहा है कि पढ़ लिया सवाल आपने। दो प्रोडक्ट्स हैं, शाइन और ग्लो, और बस डिपार्टमेंट्स वगैरह के नाम ही चेंज हैं, वरना वैसे ही है। दो पीडीज हैं, दो एसडीज हैं, और दोनों का OAR पर यूनिट दिया हुआ है, वही जैसे पिछले सवाल में था, और रिक्वायरमेंट भी वही है। अच्छा, पिछले सवाल में भी किसी ने पूछा नहीं, और इस सवाल में भी किसी ने नहीं पूछा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये चीज ना आपको जब मैं डबल एंटीज बता लूंगा ना, ये उससे रिलेटेड है। ये जो लिखा है ना कि एडजस्टेड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये डबल एंटी से रिलेटेड है। तो इस चैप्टर का मैंने डबल एंटीज वाला हिस्सा अभी छोड़ा हुआ है, वो आपको कहा था चैप्टर 5 पढ़ाऊंगा, उसके साथ करूंगा, तो ये डबल एंटीज में जाके बात समझ आएगी। ये जो ऊपर लिस्ट दी हुई है ओवरहेड्स की, ये बजटेड है एक्चुअल है। बिलो इज अ समरी ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट्स इनकर्ड बाय BL फॉर 1 लाख यूनिट्स ऑफ शाइन और 60,000 यूनिट्स ऑफ ग्लो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड। तो ये एक्चुअल ओवरहेड्स हैं, और इनको बांटने के लिए ये टेबल में इंफॉर्मेशन मौजूद है। और अब प्रोडक्ट्स में बांटने के लिए ये वाला काम, यहां पर क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि पार्ट ए के तरीके से करना है कि पार्ट बी के तरीके से, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यहां तक पहुंचते हैं फिर बताता हूं।
स्प्रिंग 21 पार्ट ए, रुपीज 1000 है कि मिलियन है? 1000 है। ए बी एक्स वाई, ए बी एक्स वाई, स्प्रिंग 21 पार्ट ए। हाँ जी, एफ क्या क्या है? सैलरीज एंड, तो ये इनडायरेक्ट लेबर हो गया। फिर सैलरीज एंड वेजेस लिखना है चाहे इनडायरेक्ट लेबर लिखना है, एक ही बात है। टोटल कितने हैं? 115000। और इसके बारे में अवेलेबल में से क्या बेस्ट लग रहा है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, क्योंकि एम्प्लॉइज ही की तो सैलरीज वेजेस हैं, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बांट दीजिए। 69,000, 23,000, 115, 00, 500। ठीक। सैलरीज एंड वेजेस के बाद डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, टोटल डेप्रिसिएशन 80,000। मशीनरी की कॉस्ट की रेशो में बांट दें, 50,000, 30,000, बस। अगला ओवरहेड, ये जो बिल्डिंग इंश्योरेंस है ना, इसमें पहली बात, दो बातें समझाता हूं आपको। एक तो इंश्योरेंस का ताल्लुक होता है वैल्यू से। इंश्योरेंस कंपनी से अगर कोई एसेट इंश्योर कराया जा रहा है, इंश्योरेंस
इंट्रो में कई सवालों में प्रीपेड इंश्योरेंस वगैरह किया होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी ना फीस लेती है, इसको इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं, और वो टेंशन फिर अपने सर ले लेती है। तो किसी भी एसेट की अगर इंश्योरेंस करवाई जाए तो वो उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। महंगा एसेट होगा तो इंश्योरेंस वाले पैसे ज्यादा लेंगे। तो ये बात लिख लेना कि एसेट्स की जो इंश्योरेंस है वो उनकी वैल्यू की रेशो में बढ़ती है। एसेट्स की इंश्योरेंस वैल्यू की रेशो में बढ़ती है। यानी अगर इस सवाल में ये मशीन की इंश्योरेंस होती तो हम कॉस्ट ऑफ मशीन की रेशो में बांटते। इंश्योरेंस एसेट्स की वैल्यू की रेशो में बढ़ती है, क्योंकि जितना महंगा एसेट होता है उतनी ज्यादा इंश्योरेंस वाले फीस लेते हैं। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, चूंकि बिल्डिंग की इंश्योरेंस है तो बिल्डिंग का जो भी खर्चा होता है वो फ्लोर एरिया पे पड़ता है। बिल्डिंग का जो भी खर्चा है वो फ्लोर एरिया पे पड़ता है, इसलिए हम इस इंश्योरेंस को बांटेंगे फ्लोर एरिया पे। कितनी है? कितनी? 25,000 फ्लोर एरिया पे बांटे। 12,500, 5,000, 5,000, 2,500। ये हो गई बिल्डिंग की इंश्योरेंस। और लास्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्लोर एरिया। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ना हो सकता है किसी के ध्यान में ये बात आए कि ठीक है इलेक्ट्रिसिटी पंखे लाइटें होती हैं, लेकिन मशीनों की बिजली किधर गई? तो सवाल में किधर है भाई? नहीं बता रहा वो जरूरी थोड़ी कि आपको सारे दुनिया जान के खर्चे बताएं, बस आपसे वो कैलकुलेशन टेस्ट कर रहा था तो 4 खर्चे बता दिए। तो इलेक्ट्रिसिटी मशीन की नहीं होती है, ये पंखे लाइटों की होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी को भी बांट देंगे फ्लोर एरिया पे। 60,000, 6,000, और ये हो गई प्राइमरी अपॉर्चनमेंट पूरी। 16170 28 सेकेंडरी के लिए नो सपोर्ट, वन वे सपोर्ट, टू वे सपोर्ट, वन वे सपोर्ट। तो वन वे सपोर्ट है तो जो पहले ज्यादा नेक है उसको बांटेंगे। किसको? वाई को। किस रेशो में? 75, 15, 10। यहां से निकल जाएगा 20, 15,000, 3,000 और 2,000। फिर बांटेंगे एक्स को 80, 20, और एक्स में आ गया हुआ है 30, 500, 24400, 6100, 200, 900। ये आ गए सारे खर्चे पीडीज में।
चले यहां तक पहुंचे मैं बताता हूं। हाँ जी, यहां तक पहुंचे। चले अब होश से बात सुने कि इसको बांटना कैसे है। अच्छा, बेशक हमने इन खर्चों को यानी डेप्रिसिएशन को प्रोडक्ट में नहीं बांटना था, सैलरीज वेजेस को प्रोडक्ट में नहीं बांटना था, बेशक डिपार्टमेंट में बांटना था, लेकिन सिर्फ मैं रीजन समझाने के लिए कह रहा हूं, हम डेप्रिसिएशन को प्रोडक्ट्स में क्यों नहीं बांट सके? देखें, किसी टोटल खर्चे को जब हमने किसी चीज में बांटना है, जैसे डिपार्टमेंट्स में बांटना है, तो कोई डिपार्टमेंट वाइज चीज दी होगी ना। जैसे बिल्डिंग की इंश्योरेंस है, उसको हम डिपार्टमेंट्स में कैसे बांट पाए, क्यों बांट पाए? बिल्डिंग की इंश्योरेंस क्योंकि आपको फ्लोर एरिया डिपार्टमेंट वाइज इंफॉर्मेशन दी हुई थी। हम लोग सैलरीज वेजेस को डिपार्टमेंट्स में क्यों बांट पाए? क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज डिपार्टमेंट वाइज दिए हुए थे। तो हमने अगर किसी टोटल चीज को कुछ में बांटना है तो उन कुछ की कोई इंफॉर्मेशन दी होगी तो बांटेंगे ना। रेंट इसमें नहीं है, अगर बिल्डिंग का रेंट होता तो फ्लोर एरिया पे तभी बांटते हैं जब डिपार्टमेंट का फ्लोर एरिया बताया होता। तो हमें अगर किसी खर्चे को प्रोडक्ट्स में बांटना है तो फिर कोई प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन भी तो हो। जैसे पिछले सवाल में क्या था, जो 20 से पिछला साल किया यार, उसमें प्रोडक्ट वाइज आर्स की रेशो बताई हुई थी परसेंटेज कह के। अच्छा, जरूरी नहीं कि परसेंटेज दी होती, हो सकता है सवाल में लिखा होता कि फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट में टोटल 10,000 घंटे काम हुआ, जिसमें से 3,000 घंटे अल्फा के लिए लगे और 7,000 घंटे बीटा के लिए लगे। ये ऐसे भी हो सकता था। तो चलो प्रोडक्ट वाइज कुछ तो दिया होता ना। यानी अगर हमने प्रोडक्ट्स के नहीं, पीडीज के खर्चों को प्रोडक्ट्स में बांटना है तो बांटने के लिए कोई तो प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन होगी। इस सवाल में क्या इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट वाइज अवेलेबल है? बस सिर्फ यूनिट्स, और कुछ है ही नहीं। प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन का मतलब है क्या चीज है जो आपको शाइन और ग्लो की अलग अलग बताई हुई है, सिर्फ यूनिट्स है और कुछ है ही नहीं। तो इसलिए जब और कुछ है ही नहीं तो इन पीडीज के खर्चों को शाइन और ग्लो में कैसे बांटें? यूनिट्स की रेशो में, और है ही कोई नहीं इंफॉर्मेशन, तो इसलिए हम यूनिट्स प्रोड्यूस की रेशो में बांटेंगे। क्योंकि कोई भी खर्चा बांटने के लिए प्रोडक्ट्स में कुछ तो प्रोडक्ट वाइज बताया हो, वो है ही सिर्फ यूनिट्स। और कितने यूनिट्स हैं? 1 लाख और, तो 1 लाख और 60,000 की रेशो में बांट देंगे। 1 2 5 5 6 3 और 7 7 और इसको बांटे वही 1 लाख और 60,000 की रेशो में। 4 3 8 2 9 6 6 2, या इसको 7 कर लें या उसको 3 कर लें। अभी पूरा भी तो करना है ना। 1 1 7 5 0 0 0 1 0 5 0 0।
ये हमने पार्ट ए में सारे खर्चों को फाइनली प्रोडक्ट वाइज बांट लिया, और पार्ट बी अप्लाइड एफओएच। OAR दिया हुआ है पर यूनिट। शाइन का कितना है? जी, शाइन का है 1800 पर यूनिट, तो इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ग्लो का है 1700 पर यूनिट, तो इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, थाउजेंड्स में। और एक्चुअल ये है 175 और 105। 5000 ओवर अप्लाइड है और 3000 अंडर अप्लाइड। और ये चैप्टर हो गया खत्म। एक सवाल अभी होमवर्क दिया है, एक कल दूंगा और एक परसों दूंगा, और कल फिर अगला चैप्टर कराता हूँ इंशाल्लाह। 2 दिन, चलो 3 दिन में कर देंगे। चल ठीक है, अल्लाह हाफिज।